टू इजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस के क्विक सीरीज यूपी पीसीएस 1 के द्वारा बनाया गया, जिसमें से क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से सीधे 50 से 60 प्रश्न इसी सीरीज से आएंगे। इसी सीरीज से 50 से 60 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखते हैं, टॉपिक है भारत में स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नामों की सूची दी गई है। तो झूम खेती कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में होती है। झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में। वेवर और दयार ये बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र नहीं, मध्य प्रदेश क्षेत्र के बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीपा कहाँ होता है? तो बस्तर में। जरा और एरका दक्षिणी राज्यों में क्या होती है? दरा और एरका को किया जाता है। बत्रा कहाँ होती है? तो बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा। पोदू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाटों के पहाड़ी क्षेत्रों में कुमारी खेती। और कमन, विंगा और दावी कहाँ होती है? तो ये उड़ीसा के क्षेत्र में होती है। अब विश्व में देखिए स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम। रे कहाँ होती है? तो रे वियतनाम में रे कहा जाता है। मसोले कहाँ कहा जाता है? तो कांगे जायरे नदी। तीसरा है फंग कहा? भूमध्य रेखी अफ्रीकी क्षेत्रों में, अफ्रीकी देशों में भूमध्य रेखी क्षेत्र। लोगन कहा होता है? तो पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र में। मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिकी क्षेत्र में मिल्पा। कोनुकू वेनेजुएला में कोनुकू कहा जाता है। रोका ब्राजील में कहा जाता है। चेतेमिली युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में कहा जाता है। लादान कहाँ पे कहा जाता है? तो जावा और इंडोनेशिया में लादान कहा जाता है। स्थानांतरण किसी के ये नाम थे। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की 5 प्रमुख सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानें। तो माउंट न्यूमैन संयुक्त उद्यम। दूसरा है जिम्बलवार हब। एरिया सी माइन। चौथा है साउथ फ्लैंक परियोजना। पांचवा है ग्रेटर टॉम प्राइस माइन। अब देखिए चौथे में अफ्रीका के 5 सबसे बड़े पर्वत अवरोही क्रम में दिया हुआ है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। कितना है? तो 5895 मीटर हाइट है। माउंट केन्या में 5199 मीटर। तीसरा है माउंट स्टैनली युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक में पड़ता है। कितना है? 5109 मीटर। चौथा है माउंट स्पीके कहा? युगांडा में पड़ता है। कितना है? 4890 मीटर। पांचवा है माउंट बेकर युगांडा में ही पड़ता है। ये कितना है? 4844 मीटर। अब देखिए पांचवा टॉपिक, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां एवं उसकी स्थिति। मिसिसिपी मिसौरी और मिसौरी 2 अलग अलग नदियां हैं, किंतु एक साथ मिलकर विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। इस नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे के समान बनता है। इसे पंजाकार डेल्टा कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। अब देखिए रियो गांद्रे नदी। यह संयुक्त अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदी है। चौथा है सेंट लॉरेंस नदी। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग बनाती है तथा प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स सेंट लॉरेंस नदी पर ही अवस्थित है। कोलोरेडो नदी यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। यह विश्वविख्यात ग्रैंड कैनियन तथा हूवर बांध कोलोरेडो नदी पर है। छठवां टॉपिक है भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज भारत का सबसे पुराना क्या है? कोयला क्षेत्र है। झारखंड का जरिया सबसे बड़ा है। सबसे पुराना पूछा तो रानीगंज और सबसे बड़ा तो जरिया। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज ये सब क्या है? झारखंड में पड़ते हैं। उड़ीसा में तालचेर, हिमगिरी, रामपुर ये क्या है? कोयला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कांतापल्ली, तेलंगाना में सिंगरैनी और छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत, झील मिल क्या है। अब देखिए सातवां है नाइजर नदी,
सातवां टॉपिक है अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां। नाइजर नदी, नाइजर नदी अफ्रीका में बहती है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है तथा इसे तेल नदी के नाम से विख्यात है, तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगली है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी अफ्रीकी नदी है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबाबाद इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी है कांगो एवं जायरे नदी। कांगो अथवा जायरे नदी, सॉरी। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इस नदी की खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है। यह विश्व प्रसिद्ध स्टैनले तथा लिविंगस्टन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। स्टैनले तथा लिविंगस्टन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगली नदी है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी कहां पे? तो दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलती है, हाई वेल्ड से निकलती है और यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो किसको काटती है? विषुवत को 2 बार काटती है। अब देखिए 8वां टॉपिक है विश्व के प्रमुख महासागरीय गर्त। तो सबसे पहले मैरियाना गर्त, ये कहां पे है? तो प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर इसकी लगभग एक निरंतर श्रृंखला है, मतलब यह लगातार श्रृंखला पाई जाती है। इसे मैरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा, इसीलिए जिसमें से मैरियाना गर्त क्या है? सर्वाधिक गहरा। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। यह फिलीपींस के क्या है? पूर्व में स्थित है। इसकी गहराई कितनी है? 1134 मीटर, सर 11,034 मीटर, 11,034 मीटर। अगला है टोंगा गर्त। टोंगा गर्त, यह टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा द्वीप समूह के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त, इसे पहले जावा गर्त भी कहा जाता था। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इस गर्त की सर्वाधिक लंबाई कितनी है? तो 7,725 यानी 25,344 फुट है। अब देखिए प्यूर्टो रिका गर्त। प्यूर्टो रिका गर्त यह कहां है? तो यह कैरेबियन और अटलांटिक महासागर की सीमा पर अवस्थित है। अब देखिए 9वां टॉपिक भारत की प्रमुख महत्वपूर्ण मिट्टियां दी है। लाल और पीली मिट्टी, ये मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलिक आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। यह दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिलती है। दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में मिलती है। वे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10.6% कवर करती हैं। यह मिट्टियां पोटाश से समृद्ध है, लेकिन फास्फोरस, ह्यूमस, नाइट्रोजन और मैग्नीशिया की कमी है। इसमें क्या क्या कमी है? फास्फोरस की, ह्यूमस की, नाइट्रोजन की और मैग्नीशिया की कमी होती है। अगली है काली मृदा। काली मृदा को स्वयं जुताई करने का गुण होता है। इसे रेंगुर या कपासी मृदा भी कहते हैं। यह उष्णकटिबंधीय चरणोजम भी कहते हैं कपास की खेती के लिए काली मृदा क्या होती है? गहन खेती की जाती है। काली मृदा उपयोगी होती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है। सामान्यतः इसमें क्या है? फास्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन चूना और लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम क्या है? प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए लेटराइट मृदा, यह मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना एवं सिलिका के निश्चरण से उत्पन्न होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। यह मिट्टी मुख्य तौर पर पूर्वी घाट के राजमहल पहाड़ियों तथा सतपुड़ा एवं मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
अब देखिए 10वां टॉपिक है यूरोप की प्रमुख नदियां एवं उनकी विशेषताएं। पहली नदी है इसकी वोल्गा नदी रूस की वल्दाई पहाड़ियों से निकलती है, वल्दाई पहाड़ियों से कैस्पियन सागर में जाके गिरती है, वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यूरोप की सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं लंबी नदी है वोल्गा नदी, बाल्टिक सागर में को कैस्पियन सागर से जोड़ती है। ऐतिहासिक रूप से रूसी संस्कृति, व्यापार, नौवान के लिए क्या रही है, उपयोगी रही है। इसे डान्यूब नदी या डेन्यूब नदी भी कहते हैं। डेन्यूब नदी जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाके गिरती है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली कौन सी हो गई वोल्गा है, दूसरी है डेन्यूब। यह व्यापार और पारगम्य के लिए यानी पारगम्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो लगभग कितना है 2850 किलोमीटर लंबाई से 10 देशों से होकर गुजरता है, 10 देशों से होकर गुजरती है, यानी डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब डेल्टा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगली है राइन नदी स्विस आल्प्स में अपने उद्गम से उत्तरी सागर में बहकर जर्मनी को नीदरलैंड से अलग करती है। जर्मनी को किससे नीदरलैंड से अलग करती है। यह यूरोप के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है जो 1233 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, अब देखिए लोयर नदी फ्रांसिस के सेवेनस पर्वतमाला लोयर नदी का स्रोत है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी, फ्रांस की लोयर नदी क्या है सबसे लंबी नदी। अब देखिए पो नदी इतालवी कोटियन आल्प्स पो नदी का स्रोत है जो एड्रियाटिक सागर में मिलती है। यह इटली की सबसे लंबी नदी और इसकी लंबाई कितनी है 652 किलोमीटर से अधिक है, 652 किलोमीटर से अत्यधिक है। अब देखिए विश्व के प्रमुख जलप्रपात, 11वां टॉपिक है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। इसमें नियाग्रा फॉल्स तो कहां पाया जाता है तो कनाडा और यूएसए की अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। न्यूयॉर्क राज्य और ओंटारियो प्रांत इसी पर अवस्थित है, नियाग्रा फॉल्स पे। यहाँ 3 झरनों का सामूहिक नाम है, यह 3 झरनों का क्या है सामूहिक नाम है। अगला है विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल्स CNN द्वारा दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। विक्टोरिया फॉल्स को 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना गया है। यह दक्षिण अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका के जाम्बेजी पर स्थित है और जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा को साझा करता है। अगला है एंजल फॉल्स यानी एंजल जलप्रपात। वेनेजुएला में कोरोनी नदी की सहायक चुनू नदी पर यह दुनिया की सबसे ऊंचा जलप्रपात, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो एंजल फॉल्स है। अगला है एगुआजू फॉल्स। यह कहां पे है तो अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा को बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना सिस्टम पूछेगा तो कौन है तो एगुआजू फॉल्स। अगला है ग्वायर जलप्रपात या गुएरा फॉल्स। ये कहां पे तो पैराग्वे और ब्राजील की सीमा पर पराना नदी पर विशाल झरनों की एक श्रृंखला है। अब देखिए जैव निम्नीकरण क्या होता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक क्या होते हैं तो जिसमें प्रकृति में सरल हानिकारक पदार्थों को तोड़ा जा सकता है उसे जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं, जिससे घरेलू अपशिष्ट, कूड़ा, मलमूत्र, सीवेज इत्यादि, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियां, चमड़ा, ऊन और वनस्पति को जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। अब देखिए 12वां टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। टॉपिक है 12वां 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 क्या है तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति कहां प्रदान की गई है तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। अगला 61वां संविधान संशोधन 1989। इससे क्या हो गया तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला टॉपिक है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की शामिल करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। अगला है 69वां संविधान संशोधन 1991। ये क्या है? तो 70 सदस्यीय विधानसभा, दिल्ली के लिए 7 सदस्यीय मंत्री परिषद के प्रावधान के साथ दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए 13वां टॉपिक क्या है? 13वां टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो इसमें अनुच्छेद 25 किसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? तो व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने, प्रचार करने और उसका अनुसरण करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 27 किसी को ऐसा कर देने के लिए, कर यानी टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जो किसी धर्म में या संस्था के प्रचार के रखरखाव के लिए वो ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। अगला है अनुच्छेद 28 किसी राज्य द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यानी वह राज्य पोषित वित्त से है तो क्या है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगला है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, किसमें? अनुच्छेद 29 में। अगला है अनुच्छेद 30। ये क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने एवं उन्हें प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अब देखिए प्रश्न टॉपिक नंबर 14 संविधान की अनुसूचियां। तो पहली अनुसूची में कितने देश के राज्यों का उल्लेख दिया गया है, जिसमें 28 राज्यों का उल्लेख है और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। दूसरे में क्या है? वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते किसमें दिए हुए हैं? तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी में क्या है? तो तीसरी में शपथ एवं प्रतिज्ञान क्या है? तीसरी अनुसूची में है। चौथी में क्या है? तो राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया गया है। पांचवी में क्या है? तो पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। छठी में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में मिजोरम की जनजाति प्रशासन का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, सातवीं अनुसूची में। आठवीं में क्या है? आठवीं में भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो नौवीं में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है और इसे कब जोड़ा गया था? तो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी प्रावधान, किसमें? 10वीं में। तो कब जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 12वीं को नगर निकाय से प्रावधान है, किसमें? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है 15वां नागरिकता, भाग 2 से संबंधित अनुच्छेद। इसमें से अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ होने से नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में क्या है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के संबंध में। अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में क्या है? भारतीय नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है? तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 में तो नागरिकता संबंधी विधि, नियम एवं कानून अनुच्छेद 11 में दिया है। अब देखिए 15 हो गया। अब देखिए 16 संविधान के भाग। भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है? 1 से 4 तक इसमें अनुच्छेद है। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी कितने? 36 से 51 तक। भाग 4 क में क्या है? तो भाग 4 में मूल कर्तव्य क्या है? 51A। भाग 5 में संघ है 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में राज्य भाग भी 238 क्या है? निश्चित हो गया इसमें। भाग 8 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। अब देखिए भाग 9 में पंचायत है 243 से 243O तक। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं, कहां से? 243P से 243ZG तक। भाग 9B में सहकारी समिति है
243 जेड एच से 243 जेड टी तक। भाग 9 में, भाग 10 में सॉरी, भाग 10 में अनुसूचित जन एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को 240 से 244 ए तक, 244 से 244 ए तक। भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं इत्यादि क्या है उपबंध है, कहां से 264 से 300 ए तक क्या है भाग 12 में। 13 में क्या है व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक। 14 में क्या है संघ राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 ए, भाग 14 सॉरी, भाग 14 में ट्रिब्यूनल है कितना है 323 ए से क्या है 323 बी तक। और भाग 15 में चुनाव से संबंधित है, भाग 15 चुनाव से। भाग 16 क्या है विशेष उपबंध संबंधित है। भाग 17 क्या है भाषा है। भाग 18 क्या है आपात उपबंध है, इसमें 343 भाग 17 में 343 से 351, आपात में 352 से 360 विविध है। भाग 19 विविध 361 से 367 तक। और भाग 20 क्या है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 केवल इसमें है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसमें है तो 369 से 392 तक। और भाग 22 लास्ट संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि किसमें इसी में 293 से अनुच्छेद 395 लास्ट तक। अगला देखिए टॉपिक है 17वां पर्यावरण शब्दावली से संबंधित वैज्ञानिक नाम। जैव विविधता WG रोशन ने दिया। इकोसिस्टम AG टेंसले ने। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने, इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने। मोनोक्लाइमेक्स को थियरी किसने दी तो FE फैक्टमेट्स ने। हार्ड स्पार्क तो नॉर्मन मायर्स ने दिया था। अब देखिए भारत के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल 18वां टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है तो असम में पड़ता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात में पश्चिमी घाट है। केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात में। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहां पे तो हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए 19वां टॉपिक है 17 सतत विकास लक्ष्य 2030। लक्ष्य 1 में गरीबी उन्मूलन है। लक्ष्य 2 में शून्य भूखमरी। 3 में अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली। 4 में गुणवत्ता शिक्षा। 5 में लैंगिक समानता। 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 में सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा। 8 में अच्छा कार्य एवं आर्थिक विकास। 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10 में असमानता को कम करना है। 11 में टिकाऊ शहर और समुदाय। 12 में जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13 में जलवायु कार्रवाई। 14 में जल के नीचे जीवन। 15 में भूमि पर जीवन। 16 में शांति एवं न्याय मजबूत संस्थाएं। और लास्ट 17वां लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की गई साझेदारी 17 में है। अगला टॉपिक है 20वां अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। दासता को कब अंत किया, दास प्रथा का अंत कब किया तो 1562 में दास प्रथा को खत्म किया। 1562 में ही अकबर ने हरम दल से मुक्ति दिया है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी को आगरा से क्या कर दिया फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। 1579 में मजहर की घोषणा की। और 1580 में दसाला प्रणाली टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी। और 1582 में दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी। दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी तो 1582 में। अब देखिए 21वां टॉपिक है महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है तो कलिंग के राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख का किसका है तो रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख तो गौतमी बल्लश्री का है।
प्रयाग स्तंभलेख किसका है? तो समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? तो बंगाल शासक विजय सेन का अभिलेख है। अब 22वां टॉपिक है पेशवाओं का काल में मराठा। पेशवाओं के काल में मराठा। बालाजी विश्वनाथ कब? 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक रहा। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध इसी के कार्यकाल में हुआ 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। अब देखिए माधव राव प्रथम 1761 से 72 तक। नारायण राव 1772 से 73 तक। माधव नारायण राव 1774 से 95 तक। बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी तक। अब देखिए अगला टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक 23वां टॉपिक है बहादुर शाह। 1707 से 1712 तक। शाह ए बेखबर इसका क्या था? उपनाम था। शाह ए बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। ये 1712 से 1713 तक। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक। इसे गृहकार के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। 1719 से 1748 तक। अहमद शाह को 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय को 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय को 1759 से 1806 ईस्वी तक। अकबर द्वितीय को 1806 से 1837 तक। और लास्ट क्या है? बहादुर शाह जफर को 1837 से 1857। अब देखिए 24 टॉपिक नंबर 24 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। 24वां टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ? तो 1767 से 69 के मध्य हुआ। किस संधि द्वारा समाप्त हुई? तो मद्रास के संधि द्वारा समाप्त कर दिया गया। किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बैरलस्ट के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम में अंग्रेजों की हार हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 तक चला। मैंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। हैदर अली और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। हैदर अली और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ और टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच की लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लास्ट टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड वेलेजी के मध्य हुआ। टीपू की हार हुई और युद्ध के मध्य वो क्या हो गया? दिवंगत प्राप्त हुई। मैसूर शक्ति का इसी के साथ पतन हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक है बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन था उस समय? तो हर्यक वंश का अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। इसमें क्या आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का समावेश है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, 100 वर्ष बाद। शिशुनाग वंश के कालाशोक क्या शासक था। अध्यक्ष कौन था? तो सबकामी। और इसमें बौद्ध व्यवस्था क्या है? अस्थाविर और महासंघियों में विस्थापित हो गए। अस्थाविर और महासंघियों में विभाजित हो गए। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व। शासक कौन था? मौर्य वंश का शासक अशोक। अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्र तित्तस। इसमें क्या हुआ? तो अभिधम्म पिटक की संकलन इसी परिषद में हुई तृतीय में, और बौद्ध प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कश्मीर के कुंडल ग्राम में। शासक कौन था? कुषाण वंश का कनिष्क था। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 वर्गों में विभाजित हो गया। अगला देखिए 26वां टॉपिक है मौर्य
कालीन प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन। समाहर्ता क्या था? तो आय का संग्रह करता था, संग्रह करता। संविदाता क्या था? तो संविदाता क्या करता था? राजकोषीय, राजकोष का अध्यक्ष होता था, राजकोष का अध्यक्ष। प्रशासता क्या था? तो कारागार का अध्यक्ष होता था। नायक नगर के अध्यक्ष कौन था? नायक क्या था? नगर का रक्षा अध्यक्ष होता था। नायक नगर का क्या होता था? रक्षा अध्यक्ष होता। सीताध्यक्ष का था? तो राज की भूमि का संरक्षक था। पर्याध्यक्ष को क्या कहता था? वाणिज्य, वाणिज्य विभाग का प्रमुख था पर्याध्यक्ष। अब देखिए अगला टॉपिक है वैदिक कालीन प्रशासन। 27वां नंबर टॉपिक है वैदिक कालीन प्रशासन। कुलपति परिवार का मुखिया होता था। ग्रामीण क्या था? तो ग्राम का मुखिया था। स्पास क्या था? जासूस या संदेशवाहक को स्पास कहा जाता था। व्रजपति को क्या कहा जाता था? चारागाह का अधिकारी। बागुद किसे कहा जाता था? तो राजस्व संग्राहक को बागुद। जीवगृह को पुलिस अधिकारी। अक्षौपा क्या कहा जाता था? अक्षौपा को लेखपाल। अथापति को मुख्य न्यायाधीश। संग्रहित्री को कोषाध्यक्ष। तक्षण बढ़ई को तक्षण कहा जाता था। पलागल को संदेशवाहक कहा जाता था। गोविंका को वनों और खेल का रक्षक बनाया गया था। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद क्षेत्र एवं उनकी राजधानियां दी है। मल्ल कहां पर होता है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जिले में। राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी कुशीनारा, पावा भी, काशी का वाराणसी। कौशल अयोध्या और श्रावस्ती। कहां पर होता है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। आधुनिक में राजधानी क्या थी? अयोध्या और श्रावस्ती। वत्स का कौशाम्बी थी, राजधानी कौशाम्बी। इलाहाबाद और मिर्जापुर जिला। चेदी बुंदेलखंड, राजधानी क्या थी? सुक्तिमती या शक्तिमती लिखा हुआ इसमें। पांचाल रुहेलखंड क्षेत्र, पूर्वी यूपी। राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल को। सूरसेन का क्या था? राजधानी मथुरा थी। ब्रजमंडल क्षेत्र को सूरसेन कहा जाता है। कुरु मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ इसकी क्या थी? राजधानी थी। अब देखिए 29वां टॉपिक है गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम। देश या राष्ट्र भुक्ति सबसे पहले, उसके पश्चात विषय, उसके बाद विधि, फिर पेट और ग्राम सबसे निचली इकाई होती थी। सैयद वंश के शासक 30वां टॉपिक है सैयद वंश के शासक। खिज़्र खान 14 से 1421 तक, 1414 से 1421 तक। रैयत आला भी इसको कहा जाता था। मुबारक शाह कब से था? तो 1421 से 1434 तक। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 51 तक। सैयद वंश इसके बाद समाप्त हो गया। अब देखिए मध्यकालीन इतिहास की अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक। तो ताज उल मसीर किसकी है लेखक? हसन निजामी इसके क्या है? लेखक है। तबकायत नासिरी किसकी है? मिनाजुद्दीन सिराज की। फवाद उल फवाद किसकी है? अमीर हसन देहलवी। तारीख फिरोज शाही किसकी है? तो जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक को तारीख फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की पुस्तक थी। फुतूत ए सलातीन किसकी है? तो अब्दुल मलिक इस्लामी की पुस्तक को। अब देखिए 32वां टॉपिक है अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचनाएं। किरान उस सादेन, इसमें बुगरा खान और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। बुगरा खान और उसके बेटे कैकुबाद का मिलन का वर्णन है। मिफ्ता उल फतह किसके है? तो जलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का अधिका वर्णन किसमें है? मिफ्ता उल फतह में। खजाइनुल फुतूह किसकी है? अलाउद्दीन के शासनकाल का वर्णन इसमें है। नो सिपेयर के में क्या है? मुबारक शाह खिलजी की चाटुकारिता का वर्णन इसी में है। आसिका क्या थी? तो गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल और रानी अलाउद्दीन के पुत्र खिज़्र खान की प्रेम कथा का वर्णन दिया गया है। तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण और खुसरो शाह के साथ उसके संघर्षों का वर्णन
तुगलकनामा में दिया गया है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण, देवगिरी पर पहला आक्रमण क्या, शासक कौन था, तो रामचंद्र था वहां का। गुजरात पर 1299 या 1296 क्या, 1299 में रायकर्ण क्या था, शासक था वहां का। अब गुजरात पे क्या था, रणथंभौर का शासक कौन था, तो अमीर देव 1301 में रणथंभौर। चित्तौड़ में 1303 में रतन सेन क्या था, चित्तौड़ से क्या शासक थे। मालवा के महलक देव मालवा के 1305 में। देवगिरी के रामचंद्र थे 1306 में आक्रमण किया अलाउद्दीन ने। वारंगल में 1309 में क्या, रुद्रदेव कौन था, शासक थे। द्वार समुद्र 1311 में होसल वंश का शासन था वहां पर। अब देखिए औरंगजेब के शासनकाल के युद्ध। बनारस के पास सूजा की आग फरवरी 1658 में हुई। धर्मत की लड़ाई अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में। खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में। देवराय की लड़ाई तो अप्रैल 1659 में। अब देखिए महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोहों का क्रम दिया हुआ है। इसमें से सन्यासी विद्रोह 1763 में, पाइक विद्रोह 1817 में, भील विद्रोह 1818 में, छोटा नागपुर विद्रोह 1820 में, रामोसी विद्रोह 1822 में, अहोम विद्रोह 1828 में, वहाबी आंदोलन 1830 में, कोल विद्रोह 1831 में, कुका विद्रोह 1840 में, संथाल विद्रोह 1855 में, मुंडा विद्रोह 1895 में, ताना भगत आंदोलन 1914 में, एका आंदोलन 1921 में, मोपला विद्रोह 1921 में और रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। अब देखिए 36 नंबर टॉपिक, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं कौन कौन सी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में, संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन सोसाइटी के स्थापना कब हुई, 1872 में। संस्थापक कौन थे, तो आनंद मोहन बोस, लंदन में स्थापना हुई। इंडियन एसोसिएशन 1876 कोलकाता में स्थापना। संस्थापक कौन थे, तो आनंद मोहन बोस और एस.एन. बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा के 1870 में पूना में हुई। संस्थापक कौन थे, एच.एस. चिपलूणकर, जी.वी. जोशी और एन.जी. रनाडे थे। मद्रास महाजन सभा के 1884 में चेन्नई में हुई थी। संस्थापक कौन थे, तो जी.एस. अय्यर एवं एम. विरंगावाचारी और आनंद चार्लू इसके क्या थे, संस्थापक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब, 1885 में मुंबई में हुई। पूर्व में इसका नाम था बम्बई, बॉम्बे का बम्बई। संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह मेहता, के.टी. टेलोंग और बदरुद्दीन तैयबजी थे। अब देखिए 37वां टॉपिक है 1857 के विद्रोह की प्रारंभ तिथि। बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल, झांसी में जून 1857 में, तो वहां का नेतृत्व किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई में। बैरकपुर में मंगल पांडे, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेरठ में कदम सिंह, कब 10 मई 1857 को, कानपुर में 5 जून 1857 नाना साहब का नेतृत्व करता थे यहाँ के। अब देखिए 38वां टॉपिक है राजा राम मोहन राय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 1809 में एकेश्वरवाद का उपहार एक पुस्तक लिखी। 1815 में आत्मी सभा की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर्स के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रिंसिप्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा यानी ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ सती प्रथा का उन्मूलन किया। अब देखिए किसान सभा आंदोलन 39वां टॉपिक है किसान सभा आंदोलन। अवध किसान सभा 1920 में प्रतापगढ़ में स्थापना, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 लखनऊ में। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्र इसके क्या थे? संस्थापक थे। अगली है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में और सहजानंद सरस्वती द्वारा इसके गठित किया गया था। एन.जी. रंगा, ई.एम. नंबूदीपाल, पंडित नरेंद्र देव जैसे इसमें प्रमुख नेता भी इसमें शामिल थे। अब देखिए प्रमुख हार्मोन्स एवं उनके कार्य। 40वां टॉपिक है प्रमुख हार्मोन्स एवं उनके कार्य क्या है। तो एस्ट्रोजन यह क्या करता है? प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रज्जो निवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है? गर्भावस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रोलैक्टिन क्या होता है? बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला को पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यह पुरुष प्रजनन उत्तकों टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंसुलिन क्या है? यह ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अब देखिए कीट बच्ची पौधे 41वां टॉपिक है कीट बच्ची पौधे। कीट बच्ची पौधों में नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। नाइट्रोजन की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी पूर्ण करने के लिए ये कीट अपनी सुगंध से आकर्षित कर उनका भक्षण करते हैं। जैसे में पीचर प्लांट या नेफेंथिस, ड्रोसेरा क्या है? सनड्यूस, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकोलेरिया, ब्लैडरवर्ट भी कहा जाता है। अब देखिए 42वां टॉपिक है पादप हार्मोन्स और उसके कार्य क्या है। ऑक्सिन के कोशिका की लंबाई में वृद्धि करना, कोशिका के विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों को नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करना। अब देखिए जिब्रेलिन बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है। बौने पौधों की लंबाई में वृद्धि, पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिकाओं एवं तने की लंबाई में वृद्धि, पार्श्वकलिकाओं में वृद्धि, जड़ों एवं पत्तियों में वृद्धि रोकने में सहायक एवं अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है। अब देखिए एब्सिस अम्ल वृद्धि रोधक क्या है? पत्तियों एवं फूलों के खुलने एवं बंद करने की क्रिया को नियंत्रण, पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना तथा पौधों की वृद्धि दर को कम करने में एब्सिस अम्ल का। अब देखें 43वां टॉपिक महत्वपूर्ण विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए रेटिनॉल भी कहते हैं इसे, रतौंधी और जिनपेथेलिया संक्रमण से प्रति प्रभाविता होती है। विटामिन बी1 से थायमिन वृद्धि का क्या हो जाता है? रुकना, भूख और वजन का क्या हो जाता है? घटना, बेरी रोग, थकान का होना, पेट की खराबी। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन जीभ पर छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना और चिलोसिस। विटामिन बी3 या नियोसिन जीभ का चिकनापन आ जाएगा, त्वचा पर फोड़े फुंसी का होना, पाचन क्रिया में क्या हो जाती है? गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड पेशियों में क्या? लकवा, पैरों में क्या हो जाती है? जलन आदि हो जाती है। बी6 क्या होता है? तो पाइरिडॉक्सिन क्या होता है? त्वचा रोग होता है। मस्तिष्क का ठीक से काम न करना, अनीमिया। अब देखिए 44वां टॉपिक है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो रोग है और प्रोटोजोआ है। अमीबी पेचिस किससे होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। काला आजार लिखा है, काला आजार, लिस्मेनिया डोनोवानी, मलेरिया तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। निद्रा रोग तो ट्रिपैनोसोमा ब्रुसी के कारण होता है। अब देखिए गरीबी मापन की प्रमुख समितियों का
दिया। 45वां टॉपिक है अलग समिति 1979 में पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी मापन किया गया तथा न्यूट्रिशन वैल्यू 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में निर्धारित की गई है। अगली है लकड़ावाला समिति 1993 में अपनी रिपोर्ट में राष्ट्र विशिष्ट गरीबी रेखा बनाई जानी चाहिए तथा इन शहरी क्षेत्रों में सीपीआई आरडब्ल्यू तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीपीआई एएल का उपयोग करते हुए अद्यतन किया जाना चाहिए। अगली है तेंदुलकर समिति 2009 में शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह और गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपया निर्धारित किया। तेंदुलकर समिति 2009 में रंगराजन समिति अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये प्रति माह अर्थात 32 रुपये प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति माह यानी 47 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया था। रंगराजन समिति 2014 में गठित थी। अगला है 46वां टॉपिक उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियां। स्वर्ण क्रांति फल एवं शहद उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। अब देखिए बेरोजगारी के प्रकार। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? यह बाजार में उत्पन्न मंदी का कारण मांग की कमी से उत्पन्न होती है। मांग बढ़ने पर यह समाप्त हो जाती है। क्या? चक्रीय बेरोजगारी। यह विकसित देशों में होती है। घर्षण जनित बेरोजगारी, यह एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार प्राप्त करना के मध्य अवधि को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? कौशल की कमी, योग्यता, रोजगार के अनुरूप काम न मिल पाना की स्थिति। अगली है मौसमी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में मौसम के अनुसार काम एवं शेष समय में बेरोजगारी रहती है। अगली है प्रच्छन्न बेरोजगारी। किसी काम की आवश्यकता से लगे हुए लोग को उसे निकालने पर उत्पादन के स्तर में समान रहे को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। 48वां टॉपिक है अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण वक्र क्या है? तो लॉरेंज वक्र क्या है? धन और आय की विषमताओं को अध्ययन करना क्या है? लॉरेंज वक्र। गिन्नी गुणांक क्या है? लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता की माप को दर्शाता है। अगला है कुजनेट्स वक्र। जीडीपी बढ़ने से शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है तथा एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है अर्थात उल्टा यू। पर्यावरण कुजनेट वक्र। जीडीपी बढ़ने से पर शुरू और पर्यावरण क्षति बढ़ती है और एक बिंदु के बाद क्षति क्या आती है? घटने लगती है अर्थात उल्टा यू। थॉमसन फिलिप वक्र। महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी घटती है अर्थात बेरोजगारी पर मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। अगला है लाफर वक्र। शुरू में करों दरों में वृद्धि बढ़ाने पर कर राजस्व में वृद्धि होती है और एक बिंदु के बाद करों में वृद्धि करने पर राजस्व में गिरावट आने लगती है अर्थात उल्टा यू। अब देखिए 49वां टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र। पहली पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि को प्राथमिकता दी गई इसमें। दूसरी में 1956 से 61 तक, ये 51 से 56 तक। तीसरे महाबोलनिस मॉडल हुई। उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की स्थापना भी की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गाडगिल मॉडल अर्थात कृषि और उद्योग दोनों को। तो 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक स्थिरता के मध्य विकास आय में असमानताओं को समाप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 तक लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और जनगणना नियंत्रण। 50वां टॉपिक है नदी घाटी परियोजना और उसकी अवस्थिति
क्या है? तो बदायूं सिंचाई परियोजना, रामगंगा नदी। अगली है गोकुल बैराज परियोजना, यमुना नदी पर। रियंद परियोजना, रियंद नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? कृष्णा नदी पर। पोचमपाद परियोजना किस पे है? तो गोदावरी नदी पे। माता टीला परियोजना तो बेतवा नदी पे है। 51वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर। गोमती गोमती नदी पर लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर गोमती पर। यमुना पर कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और हमीरपुर है। राप्ती पर गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। गंगा पर बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर और मिर्जापुर इत्यादि शहर है। अब देखिए 52वां भारत और उत्तर प्रदेश के जनगणना के तथ्य। भारत और उत्तर प्रदेश में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक शहर और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? 31.16%। ग्रामीण आबादी का क्या है? तो 68.84%। वहीं उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी कितनी है? तो 22.27%। 2011 की जनगणना था। और ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना था? 77.73% था। अब देखिए 53वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत गृह, अंतरा ताप विद्युत गृह कहां पे है? सोनभद्र में है। दादरी ताप विद्युत गृह कहां पे? गौतम बुद्ध नगर में। गैस आधारित है यह। मेजा ताप विद्युत गृह कहां पे है ये? तो प्रयागराज में स्थित है। सिंगरौली विद्युत ताप परियोजना कहां पे? सोनभद्र में। टांडा ताप विद्युत परियोजना कहां है? अंबेडकर नगर में। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहां पे? तो बरेली, यह भी गैस आधारित है। हरद्वांग ताप विद्युत परियोजना कहां पे है? तो अलीगढ़ में है। अब देखिए 54वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहां पे है? तो चंदौली, 1997 से। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, 1972 में। और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहां पे है? तो बहराइच में, 1975 में। रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में, 1977 में। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहां पे? तो ललितपुर में, 1977 में। और ये सबसे छोटा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के नाम परिवर्तन, 55 टॉपिक। पहले 1836 में क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। फिर अवध और आगरा को संयुक्त प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो 1950 में किया गया है। 56वां टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता क्या है? 100वां संविधान संशोधन। 101वां क्या है? तो जीएसटी है। 102वां क्या है? देखिए ये भी याद रखना है। 2015 में, ये 2016 में। 102वां क्या है? 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों की समाप्ति के समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय यानी आंग्ल इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें क्या कर दी गई? हटा दी गई, पूर्णतः हटा दी गई। अब देखिए 105वां संविधान संशोधन 2021 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी बीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। अगला टॉपिक है 106वां संशोधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण से संबंधित है। महिला आरक्षण से संबंधित है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला है 57वां टॉपिक है पंचायती राज संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से? तो अनुच्छेद 243C में पंचायतों की संरचना दी गई है। 243B में क्या है? सीटों का आरक्षण दिया हुआ है। 243I में क्या है? तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग है। 243K में क्या है? तो निर्वाचन आयोग है। 243JD में क्या है? तो जिला योजना समिति है।
243 ZE में क्या है, तो महानगरी योजना है। अब देखिए तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां, तो क्या है, ब्रह्मपुत्र, सांगपो नदी भी कहा जाता है, साल्मी, मेकांग, सतलुज, सिंध, यांगतीसी, यांगतीसी। अब देखिए अगली है, अगला टॉपिक है 58वां, भारतीय संविधान के विभिन्न देशों के संविधान से उधार ली गई वस्तुएं, कनाडा से ली गई विशेषताएं। इसमें क्या है, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ की योजना, कहां से ली गई, कनाडा से। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण कहां से लिया गया, तो कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, कहां से ली गई, तो कनाडा से ली गई। अगला अमेरिका से ली गई विशेषताएं, तो लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, कहां से ली गई है, तो अमेरिका से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यूएसए से। मौलिक अधिकार यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा प्रस्तावना, ये क्या है, यूएसए से ली गई। अब यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम से ली गई उदार विशेषता है, नाम मात्र का मुखिया यानी राष्ट्रपति रानी की तरह क्या होता है, वहां की महारानी की तरह क्या है, मुखिया है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट प्रणाली, मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली कहां से ली गई, यूके से। प्रधानमंत्री का पद कहां से लिया गया है, तो यूनाइटेड किंगडम से। संसदीय प्रकार की सरकार कहां से ली गई, तो यूके से। द्विसदनी संसद कहां से ली गई है, तो यूके से ही ली गई है। अब देखिए 59वां नंबर टॉपिक, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया, कब, तो 1967 में शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन में 1992 द्वारा नेपाली को, मणिपुर, कोंकणी को शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा को शामिल किया गया। अगला टॉपिक है 60वां नंबर, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में शामिल किए गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो 39A, अनुच्छेद 39A, गरीबों को निःशुल्क कानून एवं विधिक सहायता। 39 क में या 39A में अनुच्छेद 39 शोषण एवं बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा। 39 में 43 क में या 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 43 क में, अब 43 और 48 क में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 48 क में। अब देखिए 61 नंबर टॉपिक, भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले तथा भारत में इनके संस्थापक। सूफी सिलसिला का संस्थापक, सूफी सिलसिला तथा संस्थापक चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, तो ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती क्या थे, चिश्ती संप्रदाय के। सोहरावर्दी के, तो बहाउद्दीन जकारिया क्या थे, इसके संस्थापक थे, सोहरावर्दी के। कादरी के क्या थे, तो सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी। सत्तारी के, तो शाह अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी के, तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी। नक्शबंदी के, तो वाकी बिल्ला। अब देखिए बाबर की प्रमुख घटनाएं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, खानवा का 17 मार्च 1527 को, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को। बाबर की मृत्यु कब हुई, तो 26 दिसंबर 1530 को मृत्यु। अब दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश, प्रमुख क्या, सभी वंश है। गुलाम वंश का या इसे मामूलक वंश भी कहा जाता था। 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश क्या था, 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश 1320 से 1412 तक। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। लोधी वंश कब से था, तो 1451 से 1526 तक। इसके पश्चात मुगल। टॉपिक 64, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई प्रमुख परियोजनाएं, जिसमें राजधानी परिवर्तन कब किया, 1326 से 26 या 27 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 में। खुरासान अभियान कब किया, तो 1332 में।
कराची में अभियान कब किया था? 1337 में। दोआब में कर वृद्धि कब किया? तो 1325 में किया था। अब देखिए शाहजहां के काल में आए विदेशी नागरिक। शाहजहां के काल में आए विदेशी नागरिक। पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? इतालवी यात्री था। 1630 से 1634 तक रहा पीटर मुंडी। तो फ्रांसिस वर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक था। कब से कब तक रहा? तो 1656 से 1668 तक रहा था। यह क्या है? गलत दिया हुआ है। निकोलाओ मनुची ये क्या था? इतालवी यात्री था। 1653 से ये भी क्या है? गलत दिया हुआ है। यह दारासिकों की सेना में तोपची भी था। बाद में क्या कहेगा? चिकित्सक बन गया था। जीन वेप्टिस्ट ट्रेवेनियर क्या था? ये भी फ्रांसीसी यात्री था। तो 1629 से 1663 तक रहा। इसने बाद में 6 बार यात्रा की और यह पेशे से क्या था? जौहरी था। अगला है घास के मैदान। 6वां टॉपिक घास के मैदान, और इसके 2 भागों में बांटा जाता है। पहला उष्णकटिबंधी, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधी घास का मैदान। सावाना अफ्रीका में पड़ता है। कंपोज नहीं, ये पंपोस है। पंपोस कहाँ पे? तो ब्राजील में। लानोस कहाँ पे? तो वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान कहाँ पे? प्रेरी कनाडा में पड़ता है। यूएसए और कनाडा में। पंपास अर्जेंटीना। वेल्ड कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिस कहाँ पे? तो एशिया, यूक्रेन, रूस और मंचूरिया के क्षेत्र में मिलती है। 67वां टॉपिक है विश्व के सबसे बड़े तटीय सीमा वाले अवरोही क्रम में देश। तो तटीय क्रम में कनाडा, फिर उसके पश्चात नॉर्वे, इंडोनेशिया, रूस, फिलीपींस। नोट 7516 किलोमीटर तटीय रेखा वाली लंबाई के साथ भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। विश्व में क्या है? तट रेखा में 16वें स्थान पर है। दक्षिण भारत की पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो उत्तर से क्या है? दक्षिण क्रम में। नल्लामलाई सबसे ऊपर, नीलगिरी, फिर अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी। अब देखिए 69वां टॉपिक है विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। तो चिनूक कहां पे है? यूएसए और कनाडा में। फोन कहां पे है? तो ये आल्प्स पर्वत और स्विट्जरलैंड में। सिरोको इटली में। सिमुम अरब रेगिस्तान में। ब्रिक फीलर ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। सामल इराक एवं फ्रांस की खाड़ी। सांता आना कहां पे है? तो कैलिफोर्निया में। और कोयम्बग तो ये जावा इंडोनेशिया में पाई जाती है। अब देखिए 70वां टॉपिक है विश्व की प्रमुख जनजातियां। पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। बोरो ब्राजील में। इंकाका दक्षिणी अफ्रीका में। हैदा अमेरिका में। तारता यूकादिर कहां पे? साइबेरिया क्षेत्र। बद्दू अरब में पाई जाती है। याकू टुंड्रा प्रदेश में। जूलू कहां पे? नेटाल प्रदेश दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में। मसाई कहां पे? तो पूर्वी अफ्रीका केन्या के क्षेत्र में पाई जाती है। 71वां टॉपिक है विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य संबंधी सागर एवं भूभाग जिसको अलग करते हैं। तो बेरिंग सागर कहां पे? आर्कटिक और बेरिंग सागर को अलग करता है बेरिंग सागर। जिब्राल्टर कहां पे है? तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के मध्य, स्पेन और मोरक्को। डोबर उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर, ब्रिटेन एवं फ्रांस को। देखिए मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, मलाया और सुमात्रा को। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, फ्लोरिडा एवं वेस्ट इंडीज। अगला है पाक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जिसमें भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब देखिए 72वां टॉपिक है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी। तो बाल्को कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ की सहायता से। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में यूएसए की सहायता से। नालको दामन जोड़ी का उड़ीसा में पड़ती है फ्रांस के सहयोग से। इंडाल्को हीराकुंड उड़ीसा कनाडा के सहयोग से। माल्को सलेम तमिलनाडु इटली में पड़ती है।
अब देखिए 73वां हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। 73वां टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालयन सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज एवं काली नदियों के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच। असम हिमालय तीस्ता एवं दियांग नदी के बीच है। अगले टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। 74वां टॉपिक है तो चांगला दर्रा लद्दाख में, खारदुंग दर्रा लद्दाख में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलपला जलपला कहाँ है सिक्किम में, तो तुजू दर्रा कहाँ है मणिपुर में, बोमडिला कहाँ पे पड़ता है अरुणाचल में, यांगप्यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा कहाँ है अरुणाचल प्रदेश में, चंकन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण क्रम में थाल घाट नासिक और मुंबई के मध्य, बोर घाट पुणे और मुंबई के बीच, पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के मध्य, सेनकोटा कहाँ पे है तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच के। अब देखिए 76वां टॉपिक है प्रमुख महत्वपूर्ण शब्दावलियां। एंडेमिक, एंडेमिक क्या होता है जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र जनसंख्या अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो इस स्थिति को एंडेमिक कहा जाता है। और एपिडेमिक क्या होता है किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को कम तेजी से फैलता कोई संक्रामक क्या होता है एपिडेमिक कहलाता है। और पैंडेमिक क्या होता है तो एपिडेमिक की स्थिति का विश्व के बृहत क्षेत्र में विस्तार क्या कहता है पैंडेमिक कहलाता है। जैसे कोविड-19 क्या था एक पैंडेमिक था। अगला है महत्वपूर्ण दिवस। 77वां टॉपिक महत्वपूर्ण दिवस। विश्व तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, विश्व वानिकी दिवस तो 21 मार्च को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो 2 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई को। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्थान। 78वां है महत्वपूर्ण संस्थान तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में, हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में, परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, केंद्रीय शुष्क एवं अनुसंधान संस्थान कहां पे तो जोधपुर में है। अब देखिए 79वां टॉपिक प्रदूषक एवं उससे प्रभावित अंग। प्रदूषक एवं तो एस्बेस्टस धूल फेफड़ा को प्रभावित करती है, शीशा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को, पारा क्या है उदर को, और फ्लोराइड क्या करता है दांत को प्रभावित करता है। अब देखिए नवीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, खच्चर से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। 81वां टॉपिक है प्रमुख समस्थानिक और उसका प्रयोग। पहला यूरेनियम 235 क्या है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, सोडियम 24 क्या है रक्त के थक्के का पता लगाने में, कोबाल्ट 60 क्या है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में, आर्सेनिक क्या है 74 क्या है ट्यूमर का पता लगाने में, फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के उपचार में, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के उपचार में। महत्वपूर्ण प्राकृतिक अम्ल 82 नंबर टॉपिक। सिरका क्या है एसिडिक एसिड को, संतरा क्या है सिट्रिक एसिड, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, चींटी और बिच्छू के डंक में मेथानाइक एसिड पाया जाता है। 83वां टॉपिक है कांच एवं उसका प्रयोग। कांच तथा उसका प्रयोग। फ्लिंट कांच कैमरा दूरबीन लेंस में, पायरेक्स कांच प्रयोगशाला के उपकरण में, सोडा कांच ट्यूबलाइट्स में, क्रुक्स कांच 2 चश्मा के लेंस में। 84वां टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। तो हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान को, फ्लोरिकल्चर फलों की खेती को, पोमोलॉजी फलों की खेती को, एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को, सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन को, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, एंटीमोलॉजी किसे कहते हैं तो कीटों के अध्ययन को, ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं तो पक्षियों के अध्ययन को। अगला है विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। पहला है विटामिन ए क्या होती है रेटिनाल से कहते हैं रतौंधी होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और
सिया वयस्कों में होती है, बच्चों में क्या होती है, रिकेटस। विटामिन ई से टोकाफेरल जनन शक्ति का कम होना विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के से फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी से होता है। 86वां टॉपिक है प्रमुख फसल के उपयुक्त जलवायु। चावल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु चाहिए, गेहूं के लिए उपोष्ण एवं शीतोष्ण, ज्वार के लिए शुष्क जलवायु, कपास के लिए अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और पाकिस्तान के शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, इस्लामाबाद, उसके पश्चात लाहौर, मुल्तान और कराची। संवैधानिक विकास के अधिनियम 27वां टॉपिक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित करने का पहला कदम था। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। पहला कौन था गवर्नर जनरल, तो वारन हेस्टिंग था। कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट ऑफ सेटलमेंट राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य को क्या कर दिया, पृथक कर दिया गया। मिंसर बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार को भारतीय कंपनी कार्यों के प्रशासन के लिए पूर्ण नियंत्रण क्या किया, प्रदान किया गया। 1793 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या कहा, भारत के व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना शुरू किया जाने लगा। 1813 का अधिकार, चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई। 1833 का चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहला कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुरू करने का प्रावधान किया गया था लेकिन शुरू नहीं हो पाया। मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को विधायिका से संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, पहली बार गवर्नर जनरल परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। और 1854 में सिविल सेवकों के संबंध में न्यायपालिका समिति की नियुक्ति की गई। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का प्रथम वायसराय था। नए पद के रूप में भारत सचिव का सृजन किया गया 15 सदस्य का, जिसमें 15 सदस्यों का गठन किया जो एक सलाहकारी निकाय था। अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा एवं पटियाला के महाराजा दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। अगला है वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 64 और 97 में विधान परिषद का गठन किया गया। अगला 1892 का भारत परिषद अधिनियम, भारत विधान परिषद के कार्यों को वृद्धि करने के लिए, बजट पर बहस करने के लिए और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि हुई और विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ा। अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प आदि रखना। मुसलमानों के लिए क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अपनी सूचियों के विषय में विधान बनाने का अधिकार दिया गया। विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। शासन की दोहरी व्यवस्था या प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई और 1926 से सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट के लिए राज्यों के बजट को, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935, अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। 1858 में स्थापित भारत परिषद को
भारत परिषद को समाप्त कर दिया। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ प्रांतीय सेवा आयोग 2002 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। 88वां टॉपिक है संवैधानिक सभा के महत्वपूर्ण कार्य। राष्ट्रमंडल में भारत की अध्यक्षता का सत्यापन तो 1949 में, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया तो 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रगीत को तो 24 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। अगला टॉपिक है 89वां पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय इतिहास कथाओं में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। रचयिता कौन थे तो लोम महर्षि ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की संख्या कितनी है तो 18 है। केवल पांच मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां पाई गई है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक कौन है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है, गुप्त का वायु पुराण में मिलता है, सातवाहन का उल्लेख मत्स्य में मिलता है, राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण किसमें? अग्नि पुराण में मिलता है। 90 टॉपिक है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। योग के कौन है तो पतंजलि है, सांख्य के कपिल है, न्याय के गौतम है, वैशेषिक के कणाद है, उत्तरी मीमांसा के बादरायण है और पूर्वी मीमांसा के जैमिनी है। 91वां टॉपिक है वैदिक कालीन नदियों का प्राचीन नाम। कुबा को काबू, विसत्सा झेलम को, परसुणी रावी के, गोमती गोमल, गंडक सदानीरा, सुतुद्री सतलज को, विपाशा व्यास को, अस्किनी चेनाब को। 92वां टॉपिक है विश्व बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म से कमल चिन्ह, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान का पीपल, निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप, प्रथम उपदेश को चक्र। 93वां टॉपिक है विभाग और उससे संबंधित सुल्तान। विभाग है उससे संबंधित सुल्तान। दीवान अर्ज बलबन सैन्य विभाग था। दीवान मुस्तखराज क्या था? अलाउद्दीन के द्वारा वित्त विभाग था। दीवान रियासत क्या था? अलाउद्दीन द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान अमीर कोई क्या था? एमबीटी द्वारा यानी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विभाग। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा गुलामों की विभाग। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दान विभाग था। दीवान इस्ताक फिरोज शाह तुगलक द्वारा पेंशन विभाग को दीवान इस्ताक कहा जाता। 94 टॉपिक है मंत्री और उसके संबंधित विभाग। खजीन कोषाध्यक्ष को, आरिफ ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। वरिद ए मुमालिक क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवान बंदगान क्या था? तो दास विभाग का। वकील इधर क्या था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का देखभाल करता था। काजी उल कजात क्या था? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। मुशरिफ ए ममालिक क्या था? तो विभागों से प्राप्त आय को आय और व्यय का लेखा जोखा करता था। 95वां टॉपिक है राजस्व कर व्यवस्था। तो उसर मुसलमानों के लिए लिया जाने वाला भूमि कर। खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जकात क्या था? मुसलमान पर धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां हिस्सा था। जजिया क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। 96 टॉपिक नंबर 96 विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां घटते क्रम में। प्रांत सबसे पहले, फिर कोट्टम या वालनाडु यानी जिला, उसके बाद नाडु, मेल ग्राम 50 ग्रामों का समूह क्या था? ऊर ग्राम कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य और उसके संस्थापक। बीजापुर के आदिल शाही, अमरनगर के निजाम शाही, बरार के इमाद शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, विदर के बरीद शाही। 98 कुछ महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन। 1867 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम अध्यक्ष थे, मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद के जारजूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। 1896 में कोलकाता में रहीम तुला सयानी पहली बार क्या वंदे मातरम गाया गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। 1911 में कोलकाता में पंडित विशन नारायण पहली बार जनगण मन को गाया गया। 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कोलकाता में अधिवेशन में। 1923 में दिल्ली में अब्दुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर सरोजनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और 1929 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग। 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग। और
1937 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। 19 अब देखिए 99वां टॉपिक है महत्वपूर्ण सामाजिक अधिनियम। शिशु वध नियम गलीजली द्वारा, सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिंग द्वारा 1829 में, दास प्रथा प्रतिबंध एलन द्वारा 1843 में, विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के द्वारा 1856 में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में, एज ए कंसेंट एक्ट लांसडाउन द्वारा 1891 में, शारदा एक्ट इरविन के द्वारा 1929 में। इतिहास के काल 100वां टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक। आदि ऐतिहासिक काल लिखित के साक्ष्य मिलते हैं लेकिन किंतु अपठित रूप से है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल जिसे लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। 101वां टॉपिक है मत प्रमुख प्रथम समाचार पत्र संस्थापक एवं स्थान एवं उसके विशेष तत्व। बंगाल गजट कहां से? तो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में कोलकाता में भारत का पहला समाचार पत्र था। मद्रास कोरियर 1784 में मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। समाचार दर्पण विलियम कैरी द्वारा 1818 में कोलकाता में प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन द्वारा 1822 में कोलकाता में प्रथम फारसी पत्रिका थी। बॉम्बे समाचार 1830 में मुंबई में, गुजरात में गुजराती में यह पहला समाचार पत्र था। जामे जहानुमा कोलकाता में, उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन था? जामे जहानुमा। उदंड मार्तंड जुगल किशोर शुक्ला 1826 में कोलकाता में, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड। 102वां टॉपिक प्रमुख ट्रेड यूनियन और उससे संबंधित दल। प्रमुख ट्रेड यूनियन और उससे संबंधित दल: भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा। आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं।